हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो हमने डेली टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसका आज 13वां टेस्ट है। 13वें टेस्ट में अपने यूनिट नंबर 2 के सिलेबस को देखेंगे, जिसमें हम भारतीय संस्कृति के कुछ विषय देखेंगे और साथ ही हम देखेंगे भारतीय संस्कृति का जो है विदेशों में प्रसार किस प्रकार से हुआ था। इस टेस्ट के अंदर कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 30 और सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात अपने सिलेबस के विषय में कर लेते हैं। ये आपका दूसरा यूनिट है और इसके अंदर ये सारा सिलेबस है। देखिएगा मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। यहाँ देखिएगा इतिहास, प्रशासन, ये सारी चीज़ें अपने देख चुके हैं। अभी जो है ये वाला टॉपिक भी अपना शामिल रहेगा और इन पीछे के टॉपिक के बचे बचे प्रश्नों को भी अपने देख लेंगे। दोस्तों, यहाँ ये जो लास्ट टॉपिक है 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें जो आपको शब्द मिलेंगे पढ़ने के लिए वो काफ़ी नए होते हैं, नई चीज़ें होती हैं, पुराने नाम हैं, इसलिए हमें अटपटे से लगते हैं, लेकिन परीक्षा में प्रश्न आते हैं इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इन सारी यूनिट्स को डिटेल में स्टडी करना है तो ये पूरा कोर्स जो है वो आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक टू टॉपिक मिल जाएगा। आप जो है यहाँ आई बटन ऊपर मिल जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पर टच करेंगे तो आई बटन आ जाएगा, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा सारे लिंक दे दिए गए हैं, वहाँ से जाकर के आप एसएसटी का सिलेबस पूरा कर सकते हैं, साइकोलॉजी का सिलेबस पूरा कर सकते हैं और हिंदी की क्लासेस भी रेगुलर हैं, वो भी आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, अपने सिलेबस को पूरा अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किसके काल में हुआ था। ऑप्शन है हमारे पास में होयसल, गंग, राष्ट्रकूट या फिर चालुक्य। दोस्तों, हमें बताना है कि बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किसके काल में हुआ था। दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो रीट की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और देखिएगा सबसे पहले आपको हमेशा उन प्रश्नों को देख लेना चाहिए जो आपने पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यहाँ एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा दो बातें रहती हैं कि हम क्या पढ़ें और हम कितना पढ़ें। तो देखिएगा, क्या पढ़ें, पढ़ने के लिए हमारे पास में हिस्ट्री जब दे दी जाती है, ज्योग्राफी दे दी जाती है, तो बहुत सारा सिलेबस हमारी किताबों में भी दे दिया जाता है। यहाँ हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इसके लिए आपको हमेशा अपना पाठ्यक्रम याद होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप कौन सी चीज़ों को पूरा करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम में टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस दिया गया है उस टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस को पूरा करें। किसी भी पाठ्य पुस्तक से आप उसको पढ़ें। पाठ्य पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए, अच्छी होती है क्योंकि वो पढ़ने में आपकी गंभीरता लेकर के आती है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तो आप क्या पढ़ें, इसके लिए एक ही बात है कि आपको अपना पाठ्यक्रम है उससे एक बार तो इधर उधर होना ही नहीं है। जब आप अच्छे से पाठ्यक्रम पूरा कर लें तो इसके आसपास की चीज़ों को भी देख सकते हैं। लेकिन अब अगला प्रश्न ये है कि इस पाठ्यक्रम को हम कितना पढ़ें। तो इसके लिए हमारे पास में जो हेल्पफुल रहता है वो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न रहते हैं। आप जो पिछली परीक्षाओं में उस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें पाठ्यक्रम को किस लेवल तक पढ़ना है, किस स्तर तक आपको याद करना है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमें थ्योरी सारी याद होती है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव में जाते हैं तो उसी थ्योरी में से हम प्रश्नों को नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने थ्योरी तो खूब पढ़ी, लेकिन उसमें किस लेवल तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, किस बात को किस तरह से पूछ सकता है, वो चीज़ें अपने छोड़ देते हैं। तो प्रश्नों का जब आप अभ्यास कर लिया करते हैं तो आपकी चीज़ें ये स्पष्ट हो जाती हैं कि हम प्रश्नों को किस तरह से पढ़ें, जो हमारा पढ़ने का मैटर है, जो हमारा सिलेबस है उसको किस प्रकार से पढ़ें। तो आप पिछले प्रश्नों का अभ्यास अवश्य आपको करना चाहिए। इसके अलावा जो आप टेस्ट सीरीज सोल्व करते हैं, प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं, वो आप इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं उसी टॉपिक में से। तो अब देख लेते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है गंग। ये गंग वंश के काल में इसका निर्माण हुआ था। देखिएगा दोस्तों, ये बाहुबली कौन थे, तो आपको ये याद होगा, ऋषभदेव जो जैन तीर्थंकर थे उसके पुत्र माने जाते हैं बाहुबली, और उन्हीं की ये महान प्रतिमा है जो कि कर्नाटक में बनी हुई है। दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। गंग वंश का ही एक मंत्री हुआ करता था, चामुंडराय।
उसके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है, इस बार इससे घुमा फिरा के कोई और प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की अपनी बात करें, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम, विजयालय, राजेंद्र चोल प्रथम। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम देखिएगा चोल वंश का सबसे प्रतापी और प्रभावशाली शासक माना जाता है, जिसने पल्लवों से अपने आप को सबसे पहले तो स्वतंत्र किया, अपने राज्य को स्वतंत्र किया। और एक और चीज याद रखिएगा, इसने कोदंडराम की उपाधि भी धारण की थी। कोदंडराम की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई थी और 890 के आसपास जो है इन्होंने कांची पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार किया था, तो आदित्य प्रथम ने किया था। देखिएगा दोस्तों, इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। ये साउथ के हैं, ये दक्षिण भारत का जो आपका सिलेबस रहेगा वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। उत्तर भारत के नाम हमने सुने हुए होते हैं, इसलिए ज़्यादा समस्या नहीं होती है। अजीब से जब नाम आते हैं तो थोड़ी समस्या हमारे सामने रहती ही है। तीसरे प्रश्न की बात करें तो दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्रकूटम और ग्राम में विभाजित किया? चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट या फिर चालुक्य? प्रश्न क्या है, दक्षिण भारत का एक ऐसे राजवंश का नाम बताना है जो राज्य को राष्ट्रकूटम और ग्राम में विभाजित करता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पल्लव। पल्लवों के द्वारा जो है राज्य को इस प्रकार से बांटा गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा जो हमारा प्रश्न है कि किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? ये भी रीट का ही प्रश्न है। ऑप्शन है हमारे पास में राष्ट्रकूट, चोल है, चालुक्य है या फिर पल्लव है दोस्तों। हमें बताना है कि कौन सा राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट के समय में देखिएगा शिक्षा के दो केंद्र जो थे वो माने जाते थे। एक तो था वल्लभ और दूसरा हुआ करता था कन्हेरी। ये दोनों शिक्षा के सबसे प्रसिद्ध केंद्र थे। ये पूछा जा चुका है, हो सकता है कभी इसको दोबारा पूछ ले। अगले प्रश्न की अपनी बात करें, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने थे? क्या प्रश्न है हमारा, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने थे? ऑप्शन है हमारे पास में पल्लव, चोल, चालुक्य या फिर काकतीय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो है पल्लव। पल्लव के पास में पल्लवों के समय के अंदर देखिएगा महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ था। ये देखिएगा महाबलीपुरम जो चेन्नई के अंदर है, चेन्नई के पास में बंगाल की खाड़ी के तट पर है। ये बंगाल की खाड़ी के तट पर है ये महाबलीपुरम का। इसको महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रथ मंदिर भी कहा जाता है। ये पर्वत को काट करके बनाया गया है। इसकी संख्या की बात करें तो इनकी जो संख्या है वो 8 मानी जाती है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने जो है इसका निर्माण करवाया था। नरसिंह वर्मन महामल कहते हैं। तो इसके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। शैली जो है इसकी वो द्रविड़ शैली के रूप में अपने देखते हैं दोस्तों। आगे अपने बात करते हैं अगले प्रश्न के विषय में। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? ये किताब है एक प्राचीन नगरों का पतन। तो देखिएगा इस तरह के प्रश्न भी वो पूछ सकता है। प्रश्न के जो विकल्प हैं, राधा कुमुद मुखर्जी, रोमिला थापर, डी कौशाम्बी या फिर रामशरण शर्मा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है रामशरण शर्मा के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न है। पाकिस्तान में है, भारत में है, म्यांमार में है या फिर चीन में है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है म्यांमार। म्यांमार यानी बर्मा के अंदर देखिएगा ये मंदिर बना हुआ है और ये भारतीय शैली में बना हुआ मंदिर है दोस्तों। हमसे क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि भारतीय शैली में बना हुआ मंदिर है और इसमें देखिएगा बुद्ध के जीवन की घटनाएं अंकित हैं। इसमें किसकी घटनाएं अंकित है? बुद्ध के जीवन की घटनाएं अंकित है। लगभग 1105 ईस्वी के आसपास का ये मंदिर है। वहीं का एक राजा था, राजा क्यानजीत।
इसी प्रकार के नाम होते हैं। कियानजीत के द्वारा जो है इसका निर्माण 1105 के आसपास करवाया गया था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कम्बुज स्थित अंकोरवाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? सूर्यवर्मा प्रथम ने, जयवर्मा चतुर्थ ने, सूर्यवर्मा द्वितीय ने या फिर यशोवर्मा थर्ड ने? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है सूर्यवर्मा द्वितीय ने देखिएगा इसका जो है निर्माण करवाया था। देखिएगा ये अंकोरवाट का विष्णु मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर की अपनी बात कर रहे हैं, अंकोरवाट के मंदिर की बात कर रहे हैं। ये कंबोडिया के अंकोट के अंदर है। इसका पुराना नाम जो है वो यशोधरपुर माना जाता है दोस्तों। ये जो अंकोर है उसका जो पुराना नाम है वो यशोधरपुर माना जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो विष्णु मंदिर है ये विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर माना जाता है। ठीक है, आगे अपनी बात करते हैं अगले प्रश्न के विषय में। भारतीय संस्कृति के बाह्य देशों में प्रसार के मुख्य कारण क्या थे? तो पहला है भारत को सामरिक भौगोलिक विशेषता प्राप्त थी। दूसरा, भारतीयों में धर्म प्रचार के प्रति अधिक उत्साह था। व्यापारिक वृत्ति ने भारतीय संस्कृति को अन्य देश में पहुंचाया या फिर औपनिवेशिक प्रसार की अत्यधिक लालसा थी। तो चार ऑप्शन है हमारे पास में। भारत को सामरिक भौगोलिक विशेषता प्राप्त थी, या फिर भारत में देखिएगा धर्म प्रचार के प्रति अधिक उत्साह था, व्यापारिक वृत्ति थी या फिर औपनिवेशिक प्रसार था। तो दोस्तों इस प्रकार की कोई भी बात नहीं थी, सबसे जरूरी बात यही थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि भारतीयों में धर्म प्रचार का अति उत्साह था, वो भी धर्म प्रचार करना चाहते थे, इसीलिए भारतीय संस्कृति का जो है बाह्य देशों के अंदर प्रसार हुआ था दोस्तों। आगे अपने 10वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से असत्य कथन हमें बताना है कौन सा है? पहला है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म मौर्य काल में हुआ। दूसरा, उत्तर भारत में नागर शैली का उद्भव हुआ। तीसरा जो है दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का विकास हुआ। सुदूर दक्षिण के अंदर दोनों शैली के मिश्रण से बेसर शैली का विकास हुआ। तो असत्य कथन कौन सा है दोस्तों? इसमें से असत्य कथन जो है वो हमारा पहला है, क्योंकि मंदिर निर्माण कला का जो जन्म है मौर्य काल में न होकर के गुप्त काल में हुआ था दोस्तों। ये सही है कि मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, एक तो है नागर, एक है द्रविड़ और एक मानी जाती है बेसर। ये बेसर वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नागर उत्तर भारत की है और द्रविड़ दक्षिण भारत की है। और देखिएगा इन दोनों के मिश्रण से, यानी दोनों की विशेषता जिसमें हो उसे हम बेसर शैली कहते हैं। कौन सी शैली कहते हैं? बेसर शैली के नाम से जानते हैं। प्रश्न की बात करें, निम्न में से हमें असुमेलित बताना है। भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है, खोह का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है, तिगवा का विष्णु मंदिर जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में है, और बांडोली का शिव मंदिर भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो आई होप कि आप इसमें से ऑप्शन को पहचान चुके होंगे कौन सा है। इसका जो सही आंसर है वो है बांडोली का शिव मंदिर। ये देखिएगा दोस्तों, ये राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, कौन से कैलाश मंदिर, गुहा मंदिरों की अपनी बात कर रहे हैं, का निर्माण जो है वो किसने करवाया था दोस्तों? इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ध्रुव ने करवाया था, इंद्र तृतीय ने करवाया था या फिर कृष्ण तृतीय ने करवाया था? ये कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो होगा कृष्ण प्रथम। आगे अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। अरबी यात्री अल-मसूदी जो है वो किसके काल में भारत आया था? हमें बताना है। अरबी यात्री है ये अल-मसूदी, किसके काल में भारत आया था? ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, ध्रुव है, इंद्र तृतीय है या फिर कृष्ण तृतीय है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है इंद्र तृतीय। ये भी इस समय का काफी प्रतापी शासक हुआ करता था। अगले प्रश्न की बात करें, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? नवरत्न जितने थे उसमें से कौन सा शामिल नहीं था? वररुचि, वराहमिहिर, धन्वंतरी या फिर फायान? तो कौन सा था? इसका जो सही आंसर है वो है फायान जो है वो नवरत्नों में शामिल नहीं था। कौन कौन से हुआ करते थे? तो देखिएगा कालिदास था नवरत्नों के अंदर, धन्वंतरी था, अमर सिंह था, वेताल भट्ट ये भी था, शंकु, क्षपणक, वररुचि
वरुचि, गटकर पर और वराहमिहिर जो है वराहमिहिर। ये जो क्या थे, ये नवरत्न हुआ करते थे किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो आप देख सकते हैं कौन सा शामिल नहीं है, फायान इसमें शामिल नहीं हुआ करता था। अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। भारतीय इतिहास में श्रेणीय युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? गुप्त काल के लिए, कुषाण काल के लिए, मौर्य काल के लिए या फिर मुगल काल के लिए? दोस्तों इसका जो सही आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल के लिए जो है श्रेणीय युग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। एक कथन है कि कर्मचारी वेतनभोगी हैं जबकि किसान राजा की भूमि को जोतते हैं। चीन यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन है हमारे पास में हर्षवर्धन था, चंद्रगुप्त प्रथम था, द्वितीय था या फिर समुद्रगुप्त प्रथम था। तो इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में ये बात कही गई है। किसके द्वारा? चीन यात्री के द्वारा कही गई है। अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। अंकोर वाट का मंदिर किस ईश्वर को समर्पित है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो आई होप कि आपको इसका प्रश्न का जो सही आंसर है वो याद है। कौन सा है? विष्णु है, बुद्ध है, शक्ति है या फिर महावीर जन है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है विष्णु। विष्णु को ये समर्पित है और विष्णु का जो है सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है इसको। अगला जो प्रश्न है, संसार भर में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किसे स्वीकार किया जाता है? इंडोनेशिया का बोरोबुदुर मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर है, बोध गया का मंदिर है या इनमें से कोई नहीं? तो अंकोर वाट का मंदिर तो हो नहीं सकता। बोध गया महात्मा बुद्ध से संबंधित है तो सही है, लेकिन सबसे बड़े की बात करें तो वो है इंडोनेशिया का बोरोबुदुर मंदिर जो है वो सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा आंसर था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में लोग स्वर्ण द्वीप किसे कहा करते थे? बर्मा को, इंडोनेशिया को, कंबोडिया को या फिर वियतनाम को? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? इंडोनेशिया। ये पुराने नाम वाला एक आधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये विदेशी संस्कृति वाला है। यहाँ पर इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके ज़्यादा बनते हैं। एक आधा क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सा पुराना नाम किसका हुआ करता था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीयों ने रेशम उपजाने की कला जो है वो चीन से सीखी और चीनियों ने बौद्ध चित्रकला कहाँ से सीखी? देखिए क्या कहा कि भारतीयों ने रेशम उपजाने की कला तो चीन से सीख ली, तो फिर चीनियों ने जो है बौद्ध चित्रकला कहाँ से सीखी? बर्मा से, इंडोनेशिया से, भारत से या फिर वियतनाम से? दोस्तों तो इसका जो सही आंसर है भारत से। तो चीनियों ने देखिएगा बौद्ध चित्रकला कहाँ से सीखेंगे? भारत से सीखेंगे और उसी से इसने सीखी है। अगले प्रश्न की बात करें, कनिष्क के शासनकाल में भारतीय धर्म प्रचारक ने कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? चीन में, अफगानिस्तान में, मध्य एशिया में या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। कनिष्क के शासनकाल में भारतीय धर्म प्रचारकों ने चीन में भी बौद्ध धर्म का प्रसार किया, अफगानिस्तान में भी किया, मध्य एशिया में भी किया। तो इस प्रकार से सही आंसर हो गया हमारा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। समस्त पाली मूल ग्रंथ किस देश में संग्रहित किए गए और उन पर टीकाएं भी लिखी गई? चीन है, श्रीलंका है, भारत है या फिर बर्मा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है श्रीलंका में ये सारे ग्रंथ जो है संग्रहित किए गए थे और उन पे टीकाएं भी लिखी गई थी। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, ईसा पूर्व 3री सदी में किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म प्रचारक श्रीलंका भेजे गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य था, सम्राट अशोक था, बिंदुसार था या फिर कुणाल था? तो आई होप कि आप इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। हमने ये सारी चीज़ें देख भी ली हैं, अच्छे से पढ़ी हुई हैं। इसका जो सही आंसर है वो है सम्राट अशोक के समय में भेजी गई थी। अगला जो प्रश्न है, इंडोनेशिया की जनता में कौन सा धर्म ग्रंथ लोकप्रिय है? देखिएगा क्या पूछा गया है, इंडोनेशिया की जनता में कौन सा धर्म ग्रंथ लोकप्रिय है? बाइबल है, रामायण है, महाभारत है या फिर कुरान है? तो दोस्तों आपको जान के अच्छा लगेगा कि इसका जो सही आंसर है वो है रामायण। रामायण जो धर्म ग्रंथ है वो इंडोनेशिया में देखिए प्रचलित है और कुछ आसपास के देशों में और भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वो हमारे वहाँ पर खूब सारे मंदिर हैं। दोस्तों आगे अगले प्रश्न की बात करें, 5वीं सदी में जब चीनी यात्री फायान जावा गया तो उसने वहाँ पर किस धर्म का प्रसार देखा था? बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का, जैन धर्म का या फिर ईसाई धर्म का? यहाँ भी आपको जान के अच्छा लगेगा कि उस समय जो धर्म का प्रचार उसने वहाँ पर देखा वो था हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का प्रचार उसने वहाँ पर देखा था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि जयदेव की कृति का नाम है, हमें बताना है जयदेव की कृति कौन सी है? कादम्बरी है, रत्नावली है, हर्षचरित्र है या फिर गीत गोविंदम है? तो दोस्तों
इसका जो सही आंसर है वो है गीत गोविंदम। गीत गोविंदम जो है जयदेव की रचना का नाम है दोस्तों। बाकियों को तो आप अच्छे से जानते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, वस्तुपाल तेजपाल के द्वारा, हर्ष के द्वारा या फिर हरि सिंह के द्वारा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसे अपने ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं, वातापी के विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने, शुंग वंश ने या फिर चालुक्यों ने या फिर चोलों ने? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है चालुक्यों के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था? चालुक्यों के द्वारा। ये देखिएगा, चालुक्य शासक थे विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य सेकंड हुआ करता था, उसके समय में इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, गंगैकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो चोल वंश के राजेंद्र प्रथम ने, शुंग वंश के पुष्यमित्र ने, चालुक्यों के राजराज ने या वाकाटक के विदेशक ने? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है चोल वंश के राजेंद्र प्रथम ने। चोलों का स्वर्ण काल भी जो है वो इसी के समय को माना जाता है दोस्तों। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। गंगैकोंड की उपाधि जो है किसके द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रथम के द्वारा ये उपाधि धारण की गई थी। अगला और अंतिम प्रश्न है, हमें बताना है निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? दक्षिण भारत के शासकों की मंदिर एवं मूर्तियों के निर्माण में विशेष रुचि थी। चालुक्य राजाओं ने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बनाए। चोल शासकों ने विष्णु, राम, सीता आदि की सुंदर मूर्तियां बनवाई थी। क्या सभी सत्य है? तो दोस्तों ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे जो कथन हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, सत्य कथन हैं सारे के सारे। तो दक्षिण भारत के शासकों की मंदिर और मूर्तियों के निर्माण में विशेष रुचि थी। आप भी देखते हैं कि साउथ के जो मंदिर हैं और मूर्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं, कलात्मक रूप से वो काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठता रखती हैं। चालुक्य राजाओं ने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बनवाए थे। चोल शासकों ने विष्णु, राम, सीता आदि की सुंदर मूर्तियां बनवाई। तो इस प्रकार से ये सारे कथन जो हैं वो बिल्कुल सत्य हैं दोस्तों। तो ये जो हमारी सेकंड जो हमारी यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगले के अंदर अपने तीसरी यूनिट के विषय में बात करेंगे। तीसरी यूनिट के जो है टेस्ट होगा तो वो 14वां टेस्ट होगा और इसके अंदर हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन के विषय में। सारे प्रश्न यहाँ भी वस्तुनिष्ठ ही होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा की तरह इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी या फिर आप इसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों, कुछ लाभ हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों से शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सकें। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि क्लास आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टेस्ट के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।